नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मरियम नवाज के 1.5 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर। उनकी हुकूमत ने वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक कुछ 150 से ज़्यादा मनसूबे शुरू किए हैं। बहुत सारे मनसूबे यकीनन आवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं और उन्होंने सूबे में गवर्नेंस हो या आवाम के रिलीफ हो, उस पर बहुत अच्छा असर डाला है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिर्फ उन फैसलों की जिन्होंने ज़रा तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठाए हैं। उनमें जो चंद प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे किसानों से गंदम न ख़रीदना, जैसे तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और जैसे पुलिस मुकाबले, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने सूबे में एक पूरे कल्चर का ख़ात्मा किया और एक नया कल्चर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसानों से गंदम ना खरीदने की। पिछले साल मरियम नवाज की हुकूमत ने फैसला किया कि वो सूबे में जो फार्मर्स हैं उनसे गंदम नहीं खरीदेगी। ये वो फैसला था जिसने न सिर्फ किसानों की कमर तोड़ डाली बल्कि ओवरऑल उसने पूरे मुल्क में फूड सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। अब नतीजा ये हुआ कि जब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो किसान 2000 रुपये या 1800 रुपये पर मन अपनी गंदम बेचने पर मजबूर हो गया, जिससे उनकी वो जो ओवरऑल कास्ट थी वो भी पूरी नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि अगले साल फिर अवाम ने गंदम में दिलचस्पी नहीं ली। अब इस वक्त मार्केट में सूरत हाल ये है कि गंदम 3500 से 3800 और 4000 रुपये मन फ़रोख्त हो रही है। गलती का एहसास करते हुए मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इस साल वो किसानों से गंदम 3500 रुपये मन ख़रीदेगी। ये किसी हद तक एक अपनी गलती का एतराफ़ तो है, लेकिन उस नुकसान का अजाला नहीं है जो 1.5 साल पहले जब किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई थी और उनकी जो कमर टूटी थी उसका अभी तक अजाला नहीं हो सका है। दूसरी बात हम करते हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की। तजावज़ात की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से बढ़ाया गया है कि जी जो आम एक हमारे मुल्क का एक गरीब तबका है जो रेढ़ी पर सामान को लाद कर गली महलों में चीज़ें फ़रोख्त करते हैं या किसी जगह सड़क के किनारे खड़े होकर वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, तो उसको भी अब इन्होंने तजावज़ात की डेफिनेशन दे दी है और उनके ख़िलाफ़ एक पूरी फ़ोर्स को इरेक्ट किया गया है पीरा के नाम से। उन्होंने इन जो रेढ़ी बान हैं या जो छाबड़ी वाले लोग हैं या सड़क के किनारे पर बैठकर ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला तबका है, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़ालमाना तरीके से कार्रवाई का आगाज़ किया है और उनको एक तरह से वो कहते हैं कि हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेट अगर आप करेंगे तो उसमें एक लिमिटेड तबके को रिलीफ दिया जा सकेगा या वो इंक्लूजन होगी उनकी। ये एक इनफॉर्मल इकानमी का हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर हमारे जो हैं डाउन ट्रॉडन सेगमेंट पॉपुलेशन है। अगर हमने उनको पहले मुतबादल दिए बगैर उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कैंपेन का आगाज़ किया है तो यकीन जाने कई सारी फैमिलीज़ हैं जो आजकल इस कैंपेन की वजह से भूखे सोती हैं कि उनका एक जो रोज़गार का ज़रिया था वो छिन गया है। आखिरी बात, इस हुकूमत में हमने जो देखा है वो है पुलिस मुकाबले। देखें, पुलिस मुकाबले इस पंजाब में 90 से चल रहे हैं और वो एक तरह से उनको कोई लीगल कवर तो नहीं है, लेकिन उसकी लीगल सर्कल में और जुडिशल सर्कल में और इवन मीडिया में इस हद तक एक्सेप्टेंस है कि जब कोई पुलिस मुकाबला होता है तो उस न्यूज़ को इस तरह से पब्लिश किया जाता है कि जैसे ये कोई यूजुअल कार्रवाई है और पुलिस ने ये अपने तौर पर सही काम किया है। लेकिन इन पुलिस मुकाबलों को एक तरह से एक लीगल कवर देने की आड़ या इसको इनका जो पूरा वो था स्कोप था उसको बढ़ाने की जो कोशिश की गई है वो CCD का एक पुलिस का एक विंग बनाकर
کی جا رہی ہے۔ پولیس مقابلوں پر زیادہ سوالات تب اٹھے جب ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ تیفی بٹ کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ تیفی بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک عام جرم پیشہ یا پبلک کرائم میں ملوث نہیں تھے، وہ ایک خاندانی دشمنی کے تنازع میں ان کے جرم منسلک تھے، اور ان کے فیصلہ کرنے کی جو بہترین جگہ ہے وہ عدالت تھی۔ اس سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو پولیس مقابلوں میں جن لوگوں کو مارا جاتا تھا وہ عموماً جرائم پیشہ ہوتے تھے، جنہوں نے پبلک یا اسٹیٹ کے خلاف جرم کیے ہوتے تھے۔ یہ خاندانی دشمنی اور اس طرح کے جو اچانک جرائم سرزد ہو جاتے ہیں، ان کو پولیس مقابلوں میں مارنے کا رواج نہیں تھا۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں دو بھائیوں نے مل کر دو فروٹ بیچنے والے جو دونوں بھائی تھے ان کو ایک روڈ فائٹ میں مار دیا، تو پولیس نے ان کو پکڑا اور اگلے دن ان دونوں بھائیوں کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ اس سے پہلے یہ پولیس مقابلے کے اسکوپ میں یہ چیزیں نہیں آتی تھی۔ اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ اچانک جرم سرزد ہوا ہے، اتفاقی ہوا ہے کہ جو مجرم ہے اس کا پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہے اور وہ کوئی کیریئر کرمنل نہیں ہے۔ جیسے جرم ایک اچانک غصے میں ہو جاتا ہے، ہو گیا تو ان کو پھر عدالت کے ذریعے ہی سزا دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل پولیس نے ان لوگوں کو بھی عدالت کے پروسیس سے ہٹا کر اپنے ذریعے ہی اپنی کورٹ میں، پولیس مقابلوں کی کورٹ میں ان کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیدہ چیزیں ہیں جو مریم نواز کی 1.5 سالہ حکومت کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے مریم نواز کی گورنمنٹ پر کچھ تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ان کے جو نئے ایسے فلیگ شپ پروگرامز ہیں جنہوں نے گورننس کا ایک نیا ٹرینڈ بنایا ہے اور اس سے پبلک کو واقعی ریلیف ہوا ہے، ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔